अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इफ्तिखार अब्बासी वेलकम करता हूँ आपको केमिस्ट्री जोन में। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, जनरल मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, जिनमें हम अल्केन के किसी भी मेंबर को प्रिपेयर कर सकते हैं। हम पर्टिकुलर किसी एक मेंबर पे नहीं आ रहे कि जैसे मीथेन है तो मीथेन को प्रिपेयर करने के लिए कौन से मेथड्स हैं, या हमारे पास ईथेन है, प्रोपेन है। हम जनरल मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं कि अल्केन को किन किन मेथड्स के जरिए हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो आते हैं हम फर्स्ट मेथड की तरफ, दैट इज हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। यानी जो हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड है जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, इसमें हम करेंगे हाइड्रोजनेशन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसको कहा जाता है सबिटियर-शेनरन रिएक्शन। साइंटिस्ट के नाम पे ये रिएक्शन दिया हुआ है। अब अगर हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की बात करें, जैसे हमारे पास अल्कीन है, तो जब इसमें हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो यहाँ पे हम कैटलिस्ट जो है ऐड करेंगे, जैसे निकल कैटलिस्ट हम ऐड करेंगे। इनको हम हीट करते हैं 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड में। डिपेंड करते हैं कि वेदर हम यहाँ पे डबल बॉन्डेड कंपाउंड ले रहे हैं या ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड ले रहे हैं। तो क्या होगा, ये कैटलिस्ट जो है हाइड्रोजन को एटॉमिक फॉर्म में प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, क्योंकि हाइड्रोजन को ब्रेक करने के लिए इसकी जो डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। रिजल्टिंग जितने भी ऐसे रिएक्शन हैं जिनमें हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, इनमें हम कैटलिस्ट को ऐड करते हैं। तो क्या होगा, इस टेम्परेचर पे इसका पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तो हाइड्रोजन यहाँ एक कार्बन पे और दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पे, तो ये ईथीन कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास ईथेन में। तो ये हमारे पास एक प्रिपरेशन मेथड हमारे पास जो है फ्रॉम अल्कीन। यहाँ पे हम ट्रिपल बॉन्ड भी ले सकते हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड पहले डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा एंड डबल बॉन्ड पे जो है हमारे पास कन्वर्ट होगा किसमें, सिंगल बॉन्डेड में। निकल के बजाय यहाँ पे हम प्लाटिनम या पैलेडियम कैटलिस्ट भी हम ले सकते हैं, लेकिन वो कॉस्टली होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, तो हम नॉर्मली जो है निकल कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं। ये रिएक्शन बेसिकली हमारे पास हेल्पफुल होता है, जिसमें हम जो वेजिटेबल घी है इनको प्रिपेयर करते हैं, जिसमें हम वेजिटेबल ऑयल की जो अनसैचुरेटेड हमारे पास कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स होते हैं, इनकी हम कैटालिटिकली हाइड्रोजनेशन करते हैं, तो हम इसमें से वेजिटेबल घी प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा प्रिपरेशन मेथड हमारे पास अल्केन का वो है हमारे पास डीकार्बोऑक्सिलेशन। अब डीकार्बोऑक्सिलेशन में हमारे पास दो रिएक्शन आ जाते हैं। एक है हमारे पास फ्रॉम सोडियम एसीटेट, हम सोडियम कार्बोऑक्सिलेट भी ले सकते हैं, यानी कार्बोऑक्सिलेट के कोई भी हम कंपाउंड ले सकते हैं यहाँ पे। पर डीकार्बोऑक्सिलेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ CO2 ग्रुप। अब डीकार्बोऑक्सिलेशन के हमारे पास दो रिएक्शंस हैं, एक फ्रॉम सोडियम एसीटेट। अब जब से हम यहाँ पे सोडियम एसीटेट लें तो CH3 COO, यहाँ पे हम लेंगे सोडियम, इसको हम रिएक्शन करवाएंगे सोडा लाइम के साथ NaOH CaO। ये मिक्सचर सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, ये हमारे पास कहलाता है सोडा लाइम। हम कम से कम यहाँ पे एक कार्बन जरूर लेंगे। हम यहाँ पे सोडियम फॉर्मेट हम नहीं ले सकते, कम से कम जो मेंबर होगा वो हम सोडियम एसीटेट या उससे हायर मेंबर ले सकते हैं। जैसे इनको हम हीट करेंगे तो यहाँ से COONA और NaO, ये सब्सटेंस हमें मिलके सोडियम कार्बोनेट हमें देंगे Na2CO3। यहाँ पे देखो कार्बोऑक्सिलेट में CO2, ठीक है, ये यहाँ से रिमूव होता है, इसीलिए इस रिएक्शन को कहा जाता है डीकार्बोऑक्सिलेशन रिएक्शन। बाकी यहाँ पे H इस CH3 के साथ मिलके हमें यहाँ पे देगा मीथेन। तो अगर हम यहाँ पे सोडियम एसीटेट ले रहे हैं तो एक तो CO2 ग्रुप हमें यहाँ से रिमूव हो रहा है, बाकी जितने भी कार्बन बचेंगे हमें अल्केन के उतने मेंबर मिल सकते हैं। अब यहाँ पे एक कार्बन है तो हमें यहाँ पे मीथेन मिला। अगर हम यहाँ पे दो कार्बन लें, एसीटेट के बजाय अगर हम प्रोपियोनेट लें CH2COONA, इसको अगर हम सेम कंडीशन सोडा लाइम की प्रेजेंस में अगर हम हीट करें तो अगेन
सेकेंड यहाँ से COONA, NaO के साथ मिलके सोडियम कार्बोनेट बनाएगा। CO2 ग्रुप जो है यहाँ से रिमूव हुआ और ये H इस CH2 के साथ कंबाइन होके हमें यहाँ पे CH3 और CH3 यानी हमें ईथेन हमें देगा। तो हम अल्केन के कोई भी मेंबर प्रिपेयर कर सकते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड सो ऑन। डिपेंड करता है हम यहाँ पे कौन सा सोडियम जो है कार्बोक्सिलेट हम कंपाउंड दे रहे हैं। कम से कम यहाँ पे सोडियम एसीटेट लेंगे, सोडियम फॉर्मेट हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। तो एक हो गया हमारे पास डी कार्बोक्सिलेशन में हमारे पास ये प्रोसेस। दूसरा है हमारे पास कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, इसमें भी जो है हम रिमूवल करते हैं CO2 ग्रुप। दूसरा रिएक्शंस पे आते हैं जो है हमारे पास कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। इसमें हम सोडियम जो है कार्बोक्सिलेट लेंगे या हम पोटेशियम कार्बोक्सिलेट लेंगे, इनकी हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। अब जैसे अगर हम एक सिंपल मेथड यहाँ सिंपल फार्मूला लें, CH3 ठीक है, पोटेशियम एसीटेट हम इसके 2 मोल्स ले रहे हैं। इसको हम अलग अलग लिख रहे हैं ताकि हम रिएक्शन को समझ सकें। जब इनकी हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए हम यहाँ पे मीडियम लेंगे और वो मीडियम हमारे पास क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। पोटेशियम एसीटेट या सोडियम एसीटेट ये हमारे पास वाटर में सॉल्युबल है। अब वाटर नॉर्मली आपके पास इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करेगा, उसमें आयंस मौजूद नहीं होंगे। तो जब इसमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड होगा, यहाँ पे आप चार्जेस देखिए, पोटेशियम बीइंग अ पॉजिटिव चार्ज और COO ये आपके पास नेगेटिव चार्ज। जिस पे नेगेटिव चार्ज होगी वो हमें एनोड पे मिलेंगे, एनोड पॉजिटिव चार्ज है, और जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो हमें जो है कैथोड प्लेट पे या हमें मिलेंगे, यानी क्योंकि कैथोड हमारे पास नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, ये 2 पोटेशियम 2 OH के साथ मिलके हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देंगे और ये हमें मिलेगा कैथोड पे। यहाँ से हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट होगी, ये 2 H आयन आपस में कंबाइन होंगे, H2 जो है प्रोड्यूस करेंगे। अब यहाँ से देखो आपके पास COO ग्रुप ये और COO ग्रुप ये हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सूरत में बनेंगे। एक CO2 ग्रुप ये और दूसरा CO2 ग्रुप ये। तो यहाँ पे CO2 भी हमारे पास जो है प्रोड्यूस होगा, लेकिन ये प्रोड्यूस होगा हमारे पास एनोड सरफेस पे, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, और ये CH3 ग्रुप और ये CH3 ग्रुप आपस में कंबाइन होंगे और हमें यहाँ से मिलेगा इथेन। अब यहाँ पे अगर हम पोटेशियम एसीटेट लेंगे तो हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमें मिलेगा। यहाँ देखो हमने एक ही सब्सटेंस के 2 मोल्स लिए हुए हैं, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो जब हमने इनके 2 मोल्स लिए हैं तो यहाँ पे हमें मिला है इथेन। जब हमने सोडियम एसीटेट लिया, देखो ये ग्रुप तो कंप्लीटली रिमूव हो गया, बाकी CH3 इसके हमारे पास जो है 2 मोल्स से, तो हमें इथेन मिला। रिजल्टिंग अगर हम यहाँ पे हायर मेंबर लें, जैसे एसीटेट के बजाय अगर हम प्रोपियोनेट लें तो हमें यहाँ पे ब्यूटेन मिलेगा। अगर हम यहाँ पे सोडियम जो है ब्यूटारेट अगर हम लेंगे तो यहाँ से फिर हमें हेक्सेन जो है मिलेगा। यानी इसमें हमारे पास एक रिएक्शन, एक अगर हम पॉसिबिलिटी देखें तो हमेशा हमें इवन नंबर ऑफ अल्केन मिलेंगे, यानी 2, 4, 6, 8 हमें हमेशा इवन नंबर ऑफ अल्केन ही हमें मिलेंगे। तो याद रखो, दिस रिएक्शन यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन, यानी हम कहें अल्केन ऑफ इवन नंबर। इसमें हमें 8 नंबर अल्केन जो है हमें नहीं मिलेंगे, इसमें हमेशा हमें जो है इवन नंबर ऑफ अल्केन हमें मिलते हैं। तो ये हमारे पास डी कार्बोक्सिलेशन का एक और रिएक्शन जिसको हम कहते हैं कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। हम इसमें से अल्कीन भी प्रिपेयर कर सकते हैं, अल्काइन भी प्रिपेयर कर सकते हैं, वो हम अल्कीन और अल्काइन में सेपरेटली जो है डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि हम कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के जरिए हम अल्केन
हम बात करेंगे RS की। R यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, कार्बन एटम हमारे पास होगा। हम कार्बन एटम 1 से लेकर एंड सो ऑन कितने भी हम ले सकते हैं। अब सपोज अगर हम यहाँ पे मिथाइल ले रहे हैं, सपोज मिथाइल आयोडाइड हम ले रहे हैं, इसको हम रिएक्शन करवाते हैं जिंक से, लेकिन हेलोजन एसिड्स की प्रेजेंस में। जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं HI, तो जिंक हमारे पास ग्रुप 2b से बिलोंग करता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एबिलिटी रखता है और ये हमें सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है, दैट इज +2। तो जिंक यहाँ से 2 आयोडीन के साथ मिलके जिंक आयोडाइड बनाएगा। बाकी ये H इस CH3 के साथ मिलके हमें मीथेन देगा। तो यहाँ पे अगर हम इथाइल लेंगे, इथेन मिलेगा, प्रोपाइल लेंगे, प्रोपेन मिलेगा, ब्यूटाइल लेंगे तो हमें ब्यूटेन मिलेगा। यानी हम अल्केन के किसी भी मेंबर को प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ हम हेलोजन में आयोडीन के बजाय हम क्लोरीन भी ले सकते हैं। लेकिन एक और हमारे पास अल्काइल हैलाइड में से रिएक्शन है जो कि थोड़ा इससे डिफरेंट है, उसको कहा जाता है फ्रैंकलिन रिएक्शन। जिसमें हम क्या करते हैं, सिंपली हम अल्काइल हैलाइड लेते हैं और उसको हम रिएक्शन करवाते हैं इसके साथ, जिंक के साथ। जैसे हम यहाँ पे CH3 क्लोरीन, हम इसके 2 मोल्स ले रहे हैं और इसको रिएक्शन करवा रहे हैं जिंक के साथ। अब यहाँ पे हम कोई भी हेलोजन एसिड्स नहीं लेंगे, सिंपली हमने क्या किया, अल्काइल हैलाइड के 2 मोल्स ले लिए। तो यहाँ पे 2 क्लोरीन जिंक के साथ मिलके जिंक क्लोराइड बनाएंगे। बाकी CH3 के हमारे पास 2 मोल्स होंगे, ये आपस में कंबाइन होकर हमें इथेन हमें देंगे। तो इसमें भी हमें सिमेट्रिकली अल्केन हमें मिलेगा। हम इसको थोड़ा सा ओपन करके भी लिख सकते हैं, इसको हम यूं भी लिखें, CH3 क्लोरीन, CH3 क्लोरीन, इसको रिएक्शन करवा रहे हैं जिंक से। तो यहाँ से जिंक 2 क्लोरीन के साथ मिलके जिंक क्लोराइड बनाएगा और ये 2 CH3 आपस में कंबाइन होके ये हमें यहाँ से देंगे इथेन। तो इसमें भी नॉर्मली हमें देखो इवन नंबर ऑफ अल्केन मिल रहे हैं। यानी अगर हम एक ही कार्बन के, जैसे फर्स्ट कार्बन है मिथाइल क्लोराइड, 2 मोल्स ले रहे हैं तो प्रोडक्ट में हमें इथेन मिल रहा है। तो अगर हम इथाइल लेंगे तो हमें ब्यूटेन मिलेगा, प्रोपाइल लेंगे तो हमें यहाँ पे फिर हेक्सेन हमें मिलेगा। अब आते हैं, ये इसका इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जो नॉर्मली साइंटिस्ट के नेम पे दिए होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, तो MCQs में भी वो रिएक्शन आते रहते हैं। इसमें और पॉसिबिलिटीज भी हमारे पास है। अब वुड्स रिएक्शन में हम क्या करते हैं, हम इसमें सोडियम मेटल यूज करते हैं, वी यूज सोडियम मेटल। तो MCQs में कभी कभी ये भी पूछते हैं कि ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसमें हम सोडियम मेटल को यूज करते हैं, तो उसको हम वुड्स रिएक्शन हम कहते हैं। इसमें भी हम अल्काइल हैलाइड के 2 मोल्स लेंगे, जैसे CH3I, इसको हम रिएक्शन करवाएंगे सोडियम के साथ। लेकिन जैसे आपको पता है कि सोडियम हमारे पास बहुत रिएक्टिव मेटल है, ये नेचर में फ्री स्टेट में हमें नहीं मिलता, तो इसीलिए हम इसको रखते हैं एनहाइड्रस ईथर। ईथर में हमारे पास ऐसे कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम नहीं है जो सोडियम के साथ कंबाइन हो सके, तो हम सोडियम मेटल को ईथर में प्रिजर्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे इनके हम लेंगे 2 मोल, सोडियम के भी हमारे पास 2 मोल्स होंगे, तो सोडियम आयोडीन के साथ मिलके हमें सोडियम आयोडाइड हमें देगा, एंड अगेन ये 2 CH3 ग्रुप आपस में कंबाइन होके हमें इथेन हमें देंगे। तो यहाँ अगर हमने मिथाइल आयोडाइड लिया तो प्रोडक्ट में हमें इथेन, यानी 1 कार्बन की चेन ली तो प्रोडक्ट में हमें 2 कार्बन की जो है चेन मिली। अब अगर हम हायर मेंबर लें, जैसे मिथाइल के बजाय अगर अच्छा इसी रिएक्शन को अगर हम थोड़ा सा ओपन करके रखें, दूसरे तरीके से लिखें, तो हम इसको और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ईथर की प्रेजेंस में तो ये आपके पास कंबाइन होके सोडियम आयोडाइड बनाएंगे, सोडियम इन 2 आयोडीन के साथ मिलके सोडियम आयोडाइड बनाएंगे, एंड ये CH3 इसके साथ कंबाइन होके हमें इथेन हमें मिलेगा। तो अगर हमने 1 कार्बन की चेन ली तो प्रोडक्ट में हमें 2 कार्बन की चेन मिली, तो क्या हो अगर हम हायर मेंबर लें, जैसे मिथाइल के बजाय अगर हम यहाँ पे इथाइल लें,
से हम इसको अलग अलग करके लिख रहे हैं। ईथर सॉल्वेंट में तो क्या होगा, यहां से इसी तरीके से सोडियम आयोडाइड ये सेपरेट हो जाएंगे, बाकी ये CH2 इस CH2 के साथ कंबाइन होके फिर हमें यहाँ पे देंगे ब्यूटेन। यानी अगेन यहाँ पे देखो इस रिएक्शन में हमें इवन नंबर ऑफ अल्केन हमें मिल रहे हैं। सो ये रिएक्शन भी यूज होता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें हमेशा हमें सिमेट्रिकल अल्केन ही मिले। अगर हम यहाँ पे दो डिफरेंट कार्बन लें और चेन अगर हम थोड़ी सी बड़ी लें, फिर हमें मिक्सचर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन मिलते हैं। इसीलिए इसमें हमें प्योरली सिमेट्रिकल अल्केन नहीं मिलते, हमें मिक्सचर ऑफ कंपाउंड हमें मिलते हैं। तो अगर हमें प्योरली 8 नंबर अल्केन चाहिए होते हैं तो इसके लिए एक और रिएक्शन है जो हम यूज़ करते हैं, वो है हमारे पास कोरे हाउस सिंथेसिस। अगर हम ऑड नंबर अल्केन की बात करें तो इसमें से हमें जो है ऑर्डिनरी अल्केन जो है 8 नंबर अल्केन हमें मिल जाएंगे कोरे हाउस सिंथेसिस के जरिए। अब यहाँ पे हम और अगर हम हायर कार्बन लें, 3 कार्बन की चेन लेंगे तो हमें 6 कार्बन की चेन मिलेगी। हेक्सेन 4 कार्बन की चेन लेंगे तो हमें 8 कार्बन की चेन मिलेगी, जिसको हम कहेंगे ऑक्टेन। अब आते हैं इसके एक और प्रिपरेशन में। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। हैविंग फार्मूला RMgX, where R could be carbon atom and X could be halogen atom. It could be either chlorine, bromine or iodine. मोस्टली अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड की प्रिपरेशन के लिए हम यहाँ पे अल्काइल ब्रोमाइड हम लेते हैं, जिसको मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं। अब यहाँ पे अगर हमें अल्केन को प्रिपेयर करना है तो R यहाँ पे कार्बन एटम लिया जाएगा, कम से कम 1 कार्बन मैग्नीशियम। यहाँ पे अगर हम क्लोरीन ले और इसकी हम करेंगे यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड की जो रिएक्टिविटी होती है वो इस ग्रुप की वजह से होती है, ठीक है, RMG। इसकी वजह से यहाँ पे OH पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज और H पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। क्या होगा, ये नेगेटिव अटैक करेगा इस पॉजिटिव पे और ये नेगेटिव अटैक करेगा इस पॉजिटिव पे। यहाँ पे 1 कार्बन की चेन थी जो इस H के साथ मिलके हमें क्या देगा, मीथेन, और ये Mg इसके साथ OH भी अटैच हो जाएगा तो Mg OH और C। लेकिन हमें यहाँ पे मिला मीथेन। तो अगर हम यहाँ पे और हायर कार्बन लें, जैसे यहाँ में अगर इथाइल लें तो इथेन मिलेगा, प्रोपाइल लें तो प्रोपेन मिलेगा, ब्यूटाइल लें तो हमें ब्यूटेन मिलेगा। यानी हम अल्केन के किसी भी मेथड, किसी भी मेंबर को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। डिपेंड करता है यहाँ पे हम कौन सा सब्सटेंस जो है ले रहे हैं, तो इस हिसाब से हम ये सारे जो है अल्केन के मेंबर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। या जैसे मैं सिंपली यहाँ पे लिखा मीथेन तो हम यहाँ पे इथेन भी लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इथाइल में, बाकी रिएक्शन की जो कंडीशन होगी वो सेम होगी। अब हमें यहाँ पे इथेन मिलेगा, बाकी हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड जो है वो सेपरेट हो जाएगा। अब हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन पे। जैसे मैं बताया कि अल्केन के जितने भी कार्बन हैं इन सब में हमारे पास सिंगल बॉन्ड मौजूद है, इसमें कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद नहीं है। और अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो सिंगल बॉन्ड जो है यानी सिग्मा बॉन्ड जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसीलिए ऑर्डिनरी कंडीशन पे अल्केन हमारे पास क्या होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं। ये एसिड, अल्कलीज या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑर्डिनरी कंडीशन पे हमें कोई भी रिएक्शन नहीं देते। इसीलिए अल्केन को जनरली कहा गया है पैराफिन्स, जिसको हम कहते हैं लिटिल एफिनिटी, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी टुवर्ड द अदर सब्सटेंस हमारे पास कम होती है। तो हम कहेंगे जो अल्केन है, अल्केन आर अनरिएक्टिव
अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, यानी हम ये कहें इट डज नॉट रिएक्ट विथ एसिड, अल्कलीज, या हम कहें आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4। तो इसके साथ हमें कोई भी रिएक्शन हमें नहीं देता। लेकिन अगर इसको हम अंडर सूटेबल कंडीशंस पे रखें तो फिर ये हमें कंबशन रिएक्शन भी देता है, हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है, नाइट्रेशन भी दे सकता है, सल्फोनेशन भी दे सकता है, आइसोमराइजेशन भी दे सकता है, साइक्लाइजेशन भी हमें दे सकता है। जैसे अगर इसका हम एक रिएक्शन देखें, आइसोमराइजेशन अंडर सूटेबल कंडीशन। अगर हम आइसोमराइजेशन की बात करेंगे तो ये एक ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है ये आपस में आइसोमर्स होते हैं, यानी इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होती है वो हमारे पास डिफरेंट होती है। जैसे हम यहाँ पे लिखें ब्यूटेन, तो अगर हम ब्यूटेन को एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में अगर इसको हम हीट करेंगे तो प्रोडक्ट में ये हमें आइसोब्यूटेन तो ये हमारे पास रिएक्शन कहलाता है आइसोमराइजेशन, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है ये आपस में हमारे पास आइसोमर्स होंगे। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास C4H10, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास C4 और H10। एक और रिएक्शन हमने पढ़ा था रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोकेमिक, जिसमें हम अगर हम एन ऑक्टेन को अगर एंटी लॉकिंग एजेंट की प्रेजेंस में टेट्राइथाइलीड की प्रेजेंस में रखते हैं तो वो हमें आइसो ऑक्टेन देते हैं, तो वो भी इसी का हमारे पास एग्जांपल है। अगर हम यहाँ पे पेंटेन लेंगे सेम कंडीशन पे तो हमें आइसोपेंटेन मिलेगा, हेक्सेन लेंगे तो हमें आइसो हेक्सेन हमें मिलेगा। तो ये हमें आइसोमराइजेशन भी दे सकते हैं। एक और रिएक्शन जो है हम यूज कर सकते हैं जिसको हम कहेंगे एरोमेटाइजेशन, जिसमें हम यहाँ पे अल्केन को डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में। अल्केन के दैट इज एरोमेटाइजेशन, यानी कन्वर्जन ऑफ अल्केन इनटू एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब अगर हम यहाँ पे हेक्सेन लें और अगर इसको हम रखें क्रोमियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और हीट करेंगे 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो यहाँ से क्या होगा, 4 मोल्स हाइड्रोजन गैस के जो है ये यहाँ से निकलेंगे और हमें यहाँ पे मिलेगा बेंजीन। तो ये रिएक्शन हमारे पास कहलाता है एरोमेटाइजेशन का, जिसमें हम अल्केन को कन्वर्ट करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में। तो अल्केन अंडर सूटेबल कंडीशन हमें ये रिएक्शन की दे सकते हैं। एक और अल्केन के रिएक्शन पे आते हैं, दैट इज नाइट्रेशन। इंट्रोड्यूसिंग टू NO2 ग्रुप, जैसे हम किसी भी रिएक्शन में हम नाइट्रिक एसिड को ऐड करवाएं। अब जैसे हमारे पास मीथेन है, इसको हम थोड़ा सा ओपन करके लिख रहे हैं ताकि रिएक्शन को समझ सकें। इसको रिएक्शन करवाएंगे नाइट्रिक एसिड से, और नाइट्रिक एसिड को हम इस तरीके से लिख रहे हैं HO बॉन्ड NO2, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन जो है वो डायरेक्टली बॉन्डेड होता है ऑक्सीजन के साथ। इसको अगर हम कॉपर की प्रेजेंस में हीट करेंगे 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो क्या होगा, यहाँ से ये OH इस पे नेगेटिव चार्ज, ये H नॉर्मली जो है पॉजिटिव चार्ज लेकिन पार्शियली, तो यहाँ से H और OH मिलके बनाएंगे वाटर मॉलिक्यूल, और ये NO इस H के जगह आ जाएगा और हमें मिलेगा नाइट्रोमीथेन। तो ये रिएक्शन हमारे पास कहलाएगा नाइट्रेशन। इसी तरीके से हम एक और रिएक्शन इसका देखते हैं, दैट इज सल्फोनेशन, जिसमें हम सल्फोनिक ग्रुप को ऐड करेंगे SO3H ग्रुप को, जब हम अल्केन की रिएक्शन करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जैसे अगर हम यहाँ पे हेक्सेन लें, हम इसको अगेन CH3 को CH2 और H करके लिखते हैं। इसी तरीके से इसको हम रिएक्शन करवाएंगे
सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड को हम रिएक्शन में यूं लिख सकते हैं, अगेन यहाँ पे सेम OH और H ये मिलके वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे और ये CH2 डायरेक्टली इस SO3H के साथ कंबाइन होगा। तो यहाँ पे हमें CH3 CH2 होल 4 एंड CH2 SO3H जिसको हम कहेंगे हेक्सेन सल्फ्यूरिक एसिड। तो बेंजीन जो है अल्केन अंडर सूटेबल कंडीशन हमें एरोमेटाइजेशन भी दे सकता है, नाइट्रेशन भी दे सकता है, सल्फोनेशन भी हमें दे सकता है। आते हैं इसके लास्ट दो रिएक्शन पे, दैट इज कंबशन एंड सब्स्टिट्यूशन। अब जब इसको हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें हमारे पास दो रिएक्शन आते हैं। एक हमारे पास इसका सिंपली कंबशन और दूसरे हमारे पास ऑक्सीडेशन। अब कंबशन में जब हम मीथेन को ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे, ये नॉर्मली रिएक्शन जो हम घर में भी देखते हैं, जैसे हम गैस जला जाते हैं, चूल्हा जलाते हैं हम। अब अगर हम ऐसे ही अगर मीथेन और ऑक्सीजन को ऐसे कंबाइन करें और इसको अगर हम इग्निशन ना दें, फ्लेम ना दें रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, तो ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। ऑर्डिनरी कंडीशन पे ये रिएक्शन भी नहीं होगा। हम इनिशियली इसको स्पार्क देंगे, फ्लेम देंगे, या इनिशियली इसको हम क्या करेंगे, इग्निशन देंगे, तो फिर ये रिएक्शन क्या होगा, स्टार्ट होगा। मीथेन ऑक्सीजन के साथ बर्न होके कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर वेपर बनाएंगे एंड दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर। ये -890.34 किलोजूल पर मोल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, जो शो करता है कि रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है और जो एनर्जी रिलीज होती है वो हम यूटिलाइज करते हैं फूड को प्रिपेयर करने में, पानी को गर्म करने में। ये एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि सिर्फ फूड ही प्रिपेयर नहीं होता, इसकी एनर्जी सराउंडिंग में भी ट्रांसफ़र होती है। यही वजह होती है कि किचन का पूरा इन्वायरमेंट हमारे पास गर्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। दूसरा, इसके हमारे पास अगर हम कंबशन करवाएं, लेकिन अगर हम इसकी इनकम्प्लीट कंबशन देखें, ये हो गया इसकी कंप्लीट कंबशन, लेकिन अगर हम इनकम्प्लीट कंबशन देखें तो यहाँ पे अब अगर इसकी हम इनकम्प्लीट कंबशन लेते हैं तो यहाँ पे हम इसमें 3 मीथेन के मोल्स और 4 ऑक्सीजन के मोल्स लेते हैं, तो यहाँ से हमें 2 CO, ठीक है, 6 H2O और हमें एक कार्बन एटम जो है मिलेगा। ये भी रिएक्शन हमारे पास एक्सोथर्मिक है। इनकम्प्लीट कंबशन में हम ये रिएक्शन इस तरीके से भी ले सकते हैं, जब इसको मीथेन के 1 मोल को 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से हम रिएक्शन करवाएं, तो यहाँ से 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ मिलके सिंपली हमें वाटर मॉलिक्यूल देंगे 2 और कार्बन जो है वो सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये भी रिएक्शन जो है इनकम्प्लीट कंबशन में आ सकते हैं। लेकिन अगर हम मीथेन की अंडर सुटेबल कंडीशन पे ऑक्सीडेशन करें, लेकिन दैट इज कैटालिटिकली ऑक्सीडेशन, तो फिर हम मीथेन को कन्वर्ट कर सकते हैं, मीथेनॉल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, फॉर्मिक एसिड में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कैटालिटिकली ऑक्सीडेशन। यहाँ पे हम लेते हैं सो कैटालिटिकली ऑक्सीडेशन में हम आते हैं जैसे CH, और यहाँ इसको हम हीट करेंगे कॉपर की प्रेजेंस में 400 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो ये इनिशियली कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास मीथेनॉल। और अगर हम मीथेनॉल की फर्दर अगर हम कैटालिटिकली ऑक्सीडेशन करें, अब इसको हम ना और ओपन करके लिख रहे हैं, कॉपर 400 डिग्री सेंटीग्रेड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और इन तीनों में से एक हाइड्रोजन और निकलेगा। ये दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे
और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा और हमें मिलेगा फॉर्मेल्डिहाइड। तो एक इसके हमारे पास कैटालिटिकली ऑक्सीडेशन में हमें फॉर्मेल्डिहाइड भी हमें मिलेगा। अगर हम फर्दर इसकी और कैटालिटिकली ऑक्सीडेशन करें जैसे फॉर्मेल्डिहाइड में सेम कंडीशन पे कॉपर 400 डिग्री सेंटीग्रेड 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फॉर्मिक एसिड में। एंड लास्ट में अगर हम फॉर्मिक एसिड की दोबारा से अगर हम कैटालिटिकली ऑक्सीडेशन करेंगे सेम कंडीशन कॉपर 400 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो यहाँ से दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे एंड हमें CO2 हमें मिलेगा। तो हम इसकी कैटालिटिकली ऑक्सीडेशन भी हम कर सकते हैं। हमें अल्केन का एक और भी हमारे पास रिएक्शन है जिसे अगर हम मीथेन में देखें तो थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ मीथेन। अगर हम मीथेन की थर्मल डीकम्पोजिशन करें जैसे CH4, अगर इसको हम हीट करें 700 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन याद रखें एब्सेंस ऑफ एयर में, क्योंकि अगर ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट होगा तो फिर तो हमें कंबशन देगा। इसको हम एब्सेंस ऑफ एयर यानी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे तो क्या होगा, ये हमें मिलेगा कार्बन ब्लैक एंड प्लस में हाइड्रोजन। इस कार्बन को हम कहते हैं कार्बन ब्लैक, जिसको यूज किया जाता है इंक, शूज, पेंट, जैसे हम कहें टाइपराइटर रिबन जो है, रबर टायर फिलर्स जो है, इनके तौर पे हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमें कार्बन ब्लैक हमें मिलता है। शू पॉलिश के लिए भी इसके इस्तेमाल किए जाते हैं, पेंट, इंक, इनके लिए भी इसको इस्तेमाल किए जाते हैं। ये हमारे पास थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन में। अभी इसका लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे पास है जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं हेलोजन ग्रुप की, इसीलिए इसके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कहा जाता है हेलोजनेशन। और हेलोजनेशन की जो हमारे पास रिएक्टिविटी है वो इस तरीके से, इसमें फ्लोरीन मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, दैट इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन एंड दैट इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। फ्लोरीन के रिएक्शन जो हमारे पास होते हैं ऑर्गेनिक में वो नॉर्मली हमारे पास वायलेंट होते हैं, बहुत स्पीड अप रिएक्शन होते हैं, इनको कंट्रोल करना डिफिकल्ट है, इसीलिए हम नॉर्मली फ्लोरिनेशन नहीं करते। बाकी क्लोरिनेशन आसानी से हो जाती है, ब्रोमिनेशन और स्लो है और आयोडीनेशन और हमारे पास स्लो है। तो पहले हम आते हैं क्लोरिनेशन पे। अब मीथेन जब इसको क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये रिएक्शन याद रखें हमेशा प्रोसीड होगा सनलाइट की प्रेजेंस। अगर आप इसको एब्सेंस ऑफ सनलाइट में रखेंगे तो ये रिएक्शन हमारे पास कभी भी प्रोसीड नहीं होंगे। HU हमारे पास फोटोन ऑफ एनर्जी है, ये रिएक्शन इस कंडीशन पे प्रोसीड होंगे। और जो रिएक्शन आपके पास सनलाइट की प्रेजेंस में होंगे ये हमारे पास फोटोकेमिकल रिएक्शन कहलाते हैं। एंड याद रखो फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है ये हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं, यानी हम कहें जो कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट होते हैं। अब अगर हम यहाँ पे सनलाइट ना रखें, हम इन मीथेन और क्लोरीन के कितने भी अमाउंट बढ़ाएं लेकिन रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। जो इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है वो हमारे पास सनलाइट की प्रेजेंस में ही मौजूद होगी या फिर हम इसको हीट दें। लेकिन अगर हम ऑर्डिनरी कंडीशन पे रखेंगे तो हम इनका कितना भी अमाउंट लेंगे तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा।
तो रिएक्शन इन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है। तो ऐसे रिएक्शन जो कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट होंगे उनको हम कहेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, दैट इज कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट। अब सनलाइट की प्रेजेंस में यहाँ से एक क्लोरीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करके HCl बनाएगा एंड हमें मिलेगा CH3 और Cl, जिसको हम कहेंगे मिथाइल क्लोराइड। अगर हम यहाँ पे रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड करवाएं सेम सनलाइट की प्रेजेंस में, तो हमें CH2 Cl2 एंड HCl, जिसको हम मिथाइलिन क्लोराइड भी हम कह सकते हैं, या इसको हम डाइक्लोरोमीथेन भी हम कह सकते हैं। फर्दर अगर हम इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाएं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो अगेन क्लोरीन एक यहाँ से H को रिप्लेस करके HCl बनाएगा और इस H के बजाय एक और क्लोरीन आ जाएगा और हमें यहाँ से मिलेगा क्लोरोफॉर्म। अभी भी इसमें हमारे पास एक H मौजूद है, तो अगर इसको हम फर्दर रिएक्शन करवाएंगे क्लोरीन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में, तो यहाँ से आखिरी H भी रिप्लेस होगा और हमें CCl4 हमें मिलेगा, जिसको हम कहते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड, या इसको हम टेट्रा क्लोरोकार्बन भी हम कहते हैं। अब ये रिएक्शन हमारे पास थ्रू मैकेनिज्म प्रोसीड होता है कि अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करवाएं तो ये चार कंपाउंड हमें किस तरीके से मिल सकते हैं। तो